जय हिंद दोस्तों, मैं नमन जैन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं किसको? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। तो पहले ये समझते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या है? कोई ऐसी चीज जिसमें कुछ वेट हो, कुछ वॉल्यूम हो, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब मैटर किसी भी स्टेट में हो सकता है। इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी अ गैस। तो आज अपन बेसिकली जो कवर करेंगे वो किसको करेंगे? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के अंदर भी किसको? सॉलिड को। ठीक है कि सॉलिड पे थर्मल प्रॉपर्टीज। अब थर्मल की बात करते हैं। थर्मल मतलब हीट। थर्मल का क्या मतलब है? हीट। कि हीट का असर सॉलिड पे क्या पड़ता है वो समझने वाले हैं। कि मान लीजिए किसी सॉलिड को हीट दी अपन ने, किसी चीज को, सॉलिड को हीट दी, तो क्या होगा? क्या वो सॉलिड अपने अंदर हीट स्टोर करेगा या नहीं करेगा? क्या वो उस हीट के कारण फैलेगा या नहीं फैलेगा? ठीक है, क्या वो हीट अपने अंदर से पास होने देगा कि नहीं होने देगा? ये सारी चीज अपन आज कवर करने वाले हैं। इसको अपन डेप्थ में और अच्छे से पढ़ते हैं। आइए देखो, पहले तो कंटेंट देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में कवर क्या क्या होने वाला है। आज के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की क्या क्या थर्मल प्रॉपर्टीज होती है उनको अपन डिटेल में समझेंगे। देन थर्मल एक्सपांशन, एक्सपांशन से ही समझ रहे होगे, मतलब फैलना। थर्मल मतलब हीट के कारण किसी चीज को फैलना, उसको समझेंगे। देन टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन, की कितने टाइप्स के थर्मल एक्सपांशन होते हैं। देन हीट ट्रांसफर, की हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, देन अपन पढ़ेंगे लेटेंट हीट, देन स्पेसिफिक हीट, देन रेगुलरली अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, जो हर बार की तरह अपना किया जाता है आखिरी में। ठीक है, चलिए तो अपन एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखो, पहली चीज है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है? पहले तो अपन थ्योरेटिकल बात करते हैं, देन इसको और डेप्थ में समझते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड डिस्क्राइब हाउ मटेरियल रिएक्ट टू हीट। मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या बताता है कि कोई एक जो सॉलिड मटेरियल है वो हीट पे क्या रिएक्ट करेगा या क्या रिस्पॉन्स करेगा, इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। क्या वो हीट कंडक्ट कर सकता है, उसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी शो कर सकता है क्या? चेंज साइड विद टेम्परेचर, क्या उसका साइज, अगर हीट बढ़ेगी मतलब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो क्या उसका साइज चेंज होगा? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपांशन बोलते हैं, साइज चेंज होने को। स्टोर हीट, क्या वो अपने अंदर हीट को समा सकता है, मतलब अपने अंदर हीट को स्टोर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एंड द स्ट्रेस फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस, और कितना उसमें टेम्परेचर का चेंज आ रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये सारी चीज कौन बताता है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बताता है। अब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है थर्मल एक्सपांशन। उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज थर्मल एक्सपांशन। देखिए, थर्मल एक्सपांशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ मैटर टू चेंज इट्स डायमेंशन। देखो, डायमेंशन मतलब वो लेंथ भी हो सकती है, ठीक है, वो एरिया भी हो सकता है, ठीक है, वो चाहे वो वॉल्यूम भी हो सकता है। तो क्या बताया थर्मल एक्सपांशन की? उसके डायमेंशन में कितना चेंज हुआ, मतलब कितना लेंथ में चेंज हुआ, कितना एरिया में चेंज हुआ, या फिर कितना वॉल्यूम में चेंज हुआ। ठीक है, व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस यूजुअली एक्सपेंडिंग व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूलिंग। ठीक है, देखिए क्या होगा, अगर कोई नॉर्मल सी चीज आपको टेम्परेचर देंगे, मतलब हीट देंगे, तो वो क्या होगा? हीट के कारण फैलेगी, हीट के कारण वो चीज फैलेगी। देन जब वो ठंडी होगी तो वो क्या करेगी? कांटेक्ट, मतलब सिकुड़ेगी, पास में आएगी, ठीक है, कंप्रेस होगी। यूजुअली एक्सपेंडेड व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन कूल्ड ड्यू टू इंक्रीज डिक्रीज पार्टिकल वाइब्रेशन एंड एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, ये लाइन क्या लिखी, इसको मैं समझाता हूं। देखो क्या होता है, आपने किसी मेटल लिया, ठीक है, किसी सॉलिड को लिया, जब आप उसको हीट देते हैं तो सॉलिड में आपको एक चीज पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पास 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 अरेंज होते हैं। इसका मतलब ये रहा, देखिए क्या दिया आपने, इसको कुछ टेम्परेचर दिया, ये क्या है? इनिशियल है, जब आपने इसको हीट नहीं किया था। तो आप देख रहे होंगे कि इसके पार्टिकल पास पास, बहुत पास पास सॉलिड के पार्टिकल आपस में रहते हैं। ठीक है, मतलब इंटरमोलिकुलर जो गैप होता है वो क्या होता है? कम होता है जब आप इसको हीट नहीं करते। तो देख रहे होंगे ये सारे क्या है? पास पास पार्टिकल्स सॉलिड के हैं। जब क्या करते हैं, आप इसको हीट देते हैं, जब आप इसको हीट देते हैं तो इसके जो पार्टिकल हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट होने लगते हैं। वाइब्रेट होने लगते हैं मतलब कि जैसे हीट मिली, इनमें क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, वो अपनी एनर्जी किसमें करते हैं? अपने पास वाले पार्टिकल्स को देने लगते थे। क्या करते हैं कि डिस्टेंस बना लेते हैं। देखिए पहले ये इतने पास पास थे, यही सेम पार्टिकल्स इतने पास पास थे, देन क्या हुआ कि इनको क्या मिली? हीट मिली। हीट मतलब कुछ इनके अंदर एनर्जी आई। अब वो एनर्जी क्या करते हैं? अपने पास वाले
पार्टिकल्स में ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या करते हैं, इनसे कुछ डिस्टेंस पे आ जाते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले ये पास पास थे, अब क्या हो गया, दूर दूर आ गया, मतलब इनका इंटरमोलिकुलर गैप बढ़ गया। यहाँ पे क्या था, गैप कम था, गैप कम था तो क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पे गैप बढ़ गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, गैप बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। देखिए यहां पे गैप जो बढ़ा तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो क्या हो गया, कम हो गया, मतलब ये पार्टिकल्स क्या हो गया, अब एक दूसरे से दूर दूर हो गए। इसी कारण से क्या होता है, इनके वॉल्यूम में या फिर एरिया में या फिर लेंथ में या इनको तीनों को कंबाइन करके बोले तो डायमेंशन में क्या होता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। इसी कारण चेंज आ जाता है। तो एक चीज समझने की है कि जब किसी भी सॉलिड को हीट दी जाती है तो क्या होता है, उनके पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, वो अपने आसपास क्या करते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं। नॉर्मल फेज ये था, देन हीट मिलने के बाद क्या हुआ, इनमें एनर्जी आ गई, ये एक दूसरे से क्या होने लगे, सेपरेट होने लगे, तो इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया और इंटरमोलिकुलर गैप बढ़ गया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये होता है थर्मल एक्सपांशन, ठीक है, कि चेंज इन डायमेंशन व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू अ सब्सटेंस, ठीक है। चलिए अब देखो एप्लीकेशन, हम रियल लाइफ एप्लीकेशन बता देते हैं। देखो आप सभी ने ट्रेन की पटरियां देखी होंगी, ये रही। क्या होता है, जो ट्रेन की पटरी होती है उसके बीच ये थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है। आप ये दो पार्ट देख रहे होंगे, एक मिनट बताता हूँ आपको और अच्छे से। ये आप दो पार्ट देख रहे हैं, ये देखो इसके बीच ये क्या है, गैप छोड़ दिया जाता है। गैप किस लिए छोड़ा जाता है कि देखो क्या है कि गर्मियों में क्या होता है, जो आयरन होता है वो क्या होता है, फैलता है, मतलब एक्सपांड होता है। तो जो आयरन फैलेगा तो क्या होगा, इतनी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है कि आयरन फैले तो क्या हो, इतना। और जो ठंडों के समय में मतलब जो कोल्ड वेदर होता है उसमें क्या होता है, कंप्रेस होता है, तो वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। मान लीजिए इसके लिए जगह ना छोड़ते, सीधी लाइन ही रहती पटरी की, तो क्या होता कि मान लीजिए अपन को तो पता है कि भाई गर्मी के कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगी, चीज फैलेगी, तो वो इस तरीके से कुछ ऊपर की तरफ उठने लगती, ये ऊपर की तरफ उठने लगती, समझ आया, ऊपर की तरफ उठने लगती थी, क्या होता, शेप इसका चेंज हो जाता, देन इस पर ट्रेन मूव नहीं कर पाती, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, गैप छोड़ दिया, देखिए गैप छोड़ा तो ये यहां से थोड़ा सा फैल जाएगा, यहां से थोड़ा फैल जाएगा, ये कवर हो जाएगा। देन ठंड में क्या होगा, ये सेम चीज क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये चीज दिखेगी। तो ये सबसे अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल है। देन आपने देखा होगा जो रिम होता है, जो बैलगाड़ी का चक्का होता है, उसमें क्या होता है, जो चक्का तो लकड़ी का बनता है पर इतना ज्यादा वो मजबूत नहीं होता कि उस पर बिना इसकी लोहे की परत चढ़े हुए चल जाती है। लोहे की परत भी कैसे चढ़ती है, इसको गर्म किया जाता है, इसको इस चक्के के शेप में बनाया जाता है, देन इसके ऊपर ये क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है, ठीक है। देन आपने एक और एग्जांपल देखा होगा कि क्या, कि कोई जार है आपके पास, उसके ऊपर मेटल का अगर ढक्कन है तो वो कभी कभी नहीं खुलता है, कभी कभी नहीं खुलता, तो क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में डिप करते हैं। उससे क्या होता है कि पहले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा क्या होंगे, पार्टिकल्स फैल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ढक्कन लूज हो जाएगा, देन वो इजीली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, रियल लाइफ एग्जांपल या एप्लीकेशन थे किसके, थर्मल एक्सपांशन के। अब देखो अब अपन समझते हैं कि कितने टाइप्स के थर्मल एक्सपांशन होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के थर्मल एक्सपांशन हो सकते हैं वो अपन देखते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन, देखो पहला टाइप जो है थर्मल एक्सपांशन का वो है लीनियर। पहला टाइप क्या है, लीनियर एक्सपांशन। लीनियर से आप समझ रहे होंगे कि लीनियर सीधी डायरेक्शन में चेंज हो, मतलब लेंथ में चेंज हो, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन कि लीनियर एक्सपांशन ऑफ अ सॉलिड इज द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। किसमें, लेंथ में चेंज हो जाना, लेंथ में चेंज हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं। ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा, लेंथ में चेंज हो गया। ऑकरिंग बिकॉज heated atom vibrate more vigorously and increase their average separation। वही बताया कि पहले पास पास थे पार्टिकल्स, फिर आपने इन पे क्या की, हीट लगाई, हीट लगाई तो क्या हुआ, यही एटम दूर दूर हो गए, ठीक है। तो विगोरसली वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, कॉजिंग द सॉलिड टू स्ट्रेच इन वन डायमेंशन। तो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, मतलब फैलने की उनमें क्षमता आ जाती है, ठीक है। इट्स, देखो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है उसको, जो कोफिशिएंट होता है थर्मल एक्सपेंशन को, उसको बोलते हैं अल्फा। कैसे आया ये अभी बताता हूं आपको। देखो जो थर्मल एक्सपेंशन, मान लीजिए ये आपकी एक, ठीक है, एल शेप की क्या है, रॉड है, ठीक है। आपने इसको क्या किया, पहले एल शेप की थी, आपने इसको हीट किया, हीट किया तो क्या हुआ कि ये थोड़ी सी एक्सपांड हो गई। पहले ये एल थी, ठीक है, अब ये एल प्लस ये वाली चीज क्या हो गई, डेल एल हो गई, ठीक है। तो ये इतनी क्या हुई, डेल एल एक्सपैंड हो गई, मतलब थोड़ी सी क्या हुई, लेंथ में चेंज हो गया। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि चेंज इन लेंथ, तो आपने कुछ टेम्परेचर दिया, तो पहली चीज देखिए समझाते हैं,
ये जो चेंज इन लेंथ है, मतलब जो लेंथ में चेंज आया वो किसके कारण आया? पहली चीज तो पता है कि टेम्परेचर के कारण आया, ये याद होना चाहिए। टेम्परेचर नहीं देते लेंथ कभी चेंज नहीं होती। तो जो जितना चेंज हो रहा है लेंथ में वो किसका होगा? टेम्परेचर के कारण होगा। ठीक है, मतलब जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा चेंज इन लेंथ होगा। पहली चीज अपन को समझ आ गई। ठीक है, ये याद रखिए। अब देखो दूसरी चीज, जो चेंज इन लेंथ है, जो चेंज इन लेंथ है वो किस पे भी डिपेंड करेगी कि वो कितनी ज्यादा लंबी। मान लीजिए एक छोटी सी रॉड है, एक छोटी सी रॉड है, वो क्या होगी? थोड़ी सी ही चेंज होगी। मान लीजिए इतनी चेंज हुई, डेल एल इतना। एक लंबी रॉड है, वो क्या होगी? ज्यादा मेटल तक चेंज हो सकती है। तो किस पे करती है कि जितना चेंज इन लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? लेंथ। ठीक है, कि कितनी लंबी रॉड ली है उतना ज्यादा उसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन लेंथ भी किसके होते हैं? लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। अपन को सेकंड चीज पता चल गई। क्लियर, चलिए इनको कंबाइन करके लिखें तो क्या होगा? डेल एल, तो इनको कंबाइन करके लिखें तो क्या मिलेगा? डेल एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? एल लेंथ के, एंड किसके? डेल टी के। ठीक है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगी। अब अपन को पता है कि फिजिक्स में अगर कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? एक इक्वल टू आता है, कांस्टेंट लेके आता है। तो डेल एल इज इक्वल टू, देखो अब इसका एक कांस्टेंट आने वाला है, वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं है, उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? क्या है ये? अल्फा है। क्या है? अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी। ठीक है, ये क्या है? चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है कि कितना चेंज होगा, कि चेंज कितना होगा जो ओरिजिनल लेंथ है उसका इंटू किसमें? डेल टी के साथ। जितना टेम्परेचर दिया उतना ज्यादा चेंज होने को मिलेगा। और ये अल्फा क्या है? व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है। अल्फा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अब देखो अपन ने अभी इसके पहले बहुत सारे कांस्टेंट पढ़े, वो क्या थे? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या अल्फा यूनिवर्सल कांस्टेंट है? थोड़ा सा अपन थिंक करने की सोचे तो क्या होगा कि अल्फा यूनिवर्सल कांस्टेंट है? नहीं, अल्फा यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये चेंज हो सकता है अगर मटेरियल चेंज हो रहा है। मान लीजिए मटेरियल आयरन हो, मान लीजिए मटेरियल सिल्वर हो, मटेरियल गोल्ड हो। ठीक है, तो ये अल्फा चेंज हो सकता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अल्फा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा चेंज हो सकता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। अल्फा इट डिपेंड ऑन मटेरियल, ये भी आपको बता दिया, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन मटेरियल। ठीक है, इट डिपेंड ऑन मटेरियल। अब देखो यहां से आप एक रिलेशन और समझना कि अगर मैं अल्फा को बढ़ाऊं, अल्फा को मैं बढ़ाऊं, अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बढ़ाऊं, तो इसमें क्या होगा? अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो क्या होगा? लेंथ भी बढ़ेगी। हाँ, डेल एल बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, अगर मैं अल्फा को घटाऊं, अगर मैं अल्फा को कम करूं, अल्फा को कम करूं तो क्या होगा? जो चेंज इन लेंथ है वो भी कम होगी। ये क्लियर है? तो ये सिंपल सी चीज कभी कभी पूछ ली जाती है कि अगर हम अल्फा को बढ़ाएं तो लेंथ में चेंज बढ़ेगा कि घटेगा? तो अगर अल्फा बढ़ेगा तो जो चेंज इन लेंथ है वो भी बढ़ेगा, अल्फा घटेगा तो चेंज इन लेंथ भी कम होगी। ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज थी जो अपन ने पढ़ लिया। तो क्या लिखा है? अल्फा एल इंटू डेल टी, यही सेम चीज है। ये अपनी ओरिजिनल रॉड थी, टेम्परेचर देने के बाद इसका कितना हो गया? टी इंटू डेल टी। क्लियर है? यही सेम चीज अपन ने देखी। इसके एक दो पॉइंट आपको बताने हैं, बता देता हूँ। ठीक है, अल्फा विच मेजर द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर। और इसकी यूनिट देख लेते हैं एक बार, देखिए यूनिट ऑफ इसकी लीनियर एक्सपेंशन की। चलो यूनिट देख लें, क्या करें? देखो चलो दूसरी स्लाइड पे दिखा देता हूँ यूनिट कैसे आती है। अपन को फॉर्मूला पता चल गया, डेल एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी। ये अपन को फॉर्मूला पता चल गया। क्या किया जाए? अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें? डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी इज इक्वल टू कितना? अल्फा होगा। हाँ होगा। देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मीटर में होगी। ठीक है, ये भी लेंथ है, ये भी मीटर में होगी। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। ठीक है, लिख दिया। तो मीटर से मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/केल्विन। या तो 1/केल्विन बोल दो, या इसको क्या बोल दो? केल्विन इनवर्स बोल दो। इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन इनवर्स होगी। ठीक है, तो यूनिट इसकी केल्विन इनवर्स होगी। क्लियर है इतनी चीज? कितनी चीज क्लियर है?
देखिए केल्विन इनवर्स इसकी यूनिट आती है, तो ये याद होनी चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन इनवर्स होती। तो अपन ने पहले टाइप का अभी तक एक्सपांशन देख लिया। पहला टाइप क्या था, लीनियर एक्सपांशन, मतलब लेंथ में चेंज होना, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड एक्सपांशन क्या होता है। चलो आ जाओ। सेकंड एरियल एक्सपांशन। एरियल नाम से पता चला कि एरिया में एक्सपांड हो जाना, मतलब पहले आपका एरिया ये था, आपने इसको कुछ हीट दी तो वो क्या हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, इसका एरिया चेंज हो गया, इस तरीके से इसका एरिया चेंज हो गया, ठीक है। सेम चीज है एरियल एक्सपेंशन का भी, कि पहले एरिया ए नॉट था, फिर क्या हुआ, डेल ए से चेंज हो गया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस ए। तो जैसे वो वाला फॉर्मूला मिला, वैसे ही अपन एरियल एक्सपेंशन का भी फॉर्मूला देख लेते हैं कि किसी चीज को, सीट को, अगर मान लीजिए चलो सीट ले ली, एक सीट चद्दर की सीट है, उसको हीट किया तो क्या होगा, उसके एरिया में चेंज हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एरियल एक्सपांशन बोलते हैं। तो क्या होगा, डेल ए चेंज इन एरिया, ठीक है, चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अल्फा नहीं है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओरिजिनल एरिया इंटू डेल टी के, ओरिजिनल एरिया इंटू डेल टी के। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा, डेल ए इज इक्वल टू, क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी के साथ एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। तो एरियल एक्सपेंशन के लिए कांस्टेंट क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है, इंटू ए इंटू डेल टी, ए इंटू डेल टी, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। अब यहाँ से आप इसकी भी यूनिट बता सकते हैं, तो बीटा आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। अब ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इट चेंजेस व्हेन द मटेरियल, इट डिपेंड ऑन मटेरियल, मतलब मटेरियल चेंज होगा तो क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मतलब कि मटेरियल चेंज होगा तो ये बीटा भी चेंज हो सकता है। और यहाँ से अगर बीटा की भी आपको वैल्यू निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। क्या होगा, देख लीजिए, बीटा की वैल्यू क्या आएगी, डेल ए अपॉन ए इंटू डेल टी। देखो ये भी क्या है, एरिया है, मीटर स्क्वायर में होगा, ये भी एरिया है, ये भी मीटर स्क्वायर में होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से भी क्या मिलेगी, केल्विन इनवर्स आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो एरियल एक्सपेंशन की भी यूनिट क्या होगी, केल्विन इनवर्स होगी, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी कि एरियल एक्सपेंशन क्या होता है। अब ऐसे ही थर्ड टाइप का भी एक्सपांशन होता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपांशन, मतलब वॉल्यूम में बढ़ जाना, वॉल्यूम में चेंज हो जाना। देखते हैं कैसे, देखो तो पहले अपन एरियल एक्सपांशन पढ़ लें थोड़ा सा। एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन को क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपांशन भी बोलते हैं। इज द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, किसके सरफेस एरिया, सॉलिड के, व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस, अगर किसी सॉलिड के सरफेस एरिया को टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, उसका एरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ऑकरिंग इन 2 डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ फॉर फ्लैट ऑब्जेक्ट लाइक सीट और प्लेट्स, कोई सीट हो या प्लेट हो जिसकी 2 डायमेंशनल लेंथ और ब्रेथ अकेली पाई जाती है, उसमें ये चीज पाई जाती है, ठीक है। बीटा, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, बीटा, ठीक है। बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ अ एरियल एक्सपेंशन। फॉर्मूला ये रहा और पीछे भी अपनी स्लाइड में देखा, और इसकी यूनिट ये रही, ठीक है। क्लियर है। चलिए थर्ड वाला एक्सपेंशन देखते हैं। थर्ड एक्सपेंशन है वॉल्यूम एक्सपेंशन। थर्ड एक्सपेंशन क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, वॉल्यूम एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन अ सब्सटेंस वॉल्यूम, मतलब किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम में चेंज हो जाना, ठीक है। किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम में चेंज होना ना, पहले लेंथ में हुआ, देन एरिया में हुआ, अब किस में हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन बोलते हैं। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर कॉज्ड बाय इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन एंड स्पेसिंग, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे, ओरिजिनल वॉल्यूम पे प्लस जितना टेम्परेचर दिया है उस पे करेगा। ये क्या है, अल्फा नहीं है, अगेन रिपीटिंग, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, डेल वी। अब ये हटेगा तो इक्वल टू आएगा। अब इसका भी जैसे उसका लीनियर का अल्फा था, ठीक है, एरियल का बीटा था, तो इसका भी क्या होगा, कोई कांस्टेंट होगा, इसको बोलते हैं क्या, गामा। क्या बोलते हैं, गामा। क्या बोलते हैं, गामा, वी इंटू डेल टी। ये आपको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। अब यहां से पूछ लिया जाए कि ये गामा क्या है, तो गामा अगेन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, ये भी डिपेंड करेगा, मतलब मटेरियल चेंज हुआ तो वॉल्यूम में चेंज भी दिखेगा। तो क्या हो जाएगा, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन
डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, और इसकी भी वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, गामा इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी इंटू डेल टी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन केल्विन, और इसी को क्या बोल सकते हो, गामा इज इक्वल टू केल्विन इनवर्स, ठीक है, केल्विन इनवर्स। क्लियर है, गामा इज इक्वल टू केल्विन इनवर्स। ये चीज़ इतनी समझ में आई। देखो वही है कि इसका जो फॉर्मूला है इसकी भी यूनिट कितनी होती है, केल्विन इनवर्स होती है, और इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, गामा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक अपन 3 एक्सपेंशन देखे, आई थिंक आपको तीनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, लीनियर भी, एरियल भी और वॉल्यूम भी, ठीक है। तो 3 तरीके के एक्सपेंशन अपन ने देख चुके हैं। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। देखो अब रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, मतलब अल्फा बीटा एंड गामा की लीनियर एक्सपेंशन में, एरियल एक्सपेंशन में और वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या रिलेशन होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या होता है, जो बीटा होता है, देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, जो बीटा होता है वो क्या होता है, 2 अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। एंड जो गामा होता है वो किसके बराबर होता है, 3 अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। और इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:2:3 होता है, मतलब रेशियो ऑफ अल्फा 1 होता है, रेशियो ऑफ बीटा 2 होता है और रेशियो ऑफ गामा 3 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की चीज़ है। और यहाँ से अगर आपको चीज़ें निकालनी हो तो क्या निकाल सकते हो, देखो यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हो, क्या कि जो अल्फा होता है वो कितना होता है, β/2 होता है। अल्फा जो होता है वो β/2 होता है, और जो यहाँ से गामा जो यहाँ से भी अल्फा जो होता है वो क्या होता है, γ/3 होता है, γ/3 होता है। ये आपको एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, और रिलेशन याद रखना है क्योंकि इस पे डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है कि बीटा 2 टाइम्स अल्फा होता है, गामा 3 टाइम्स अल्फा होता है, ठीक है। चलिए तो ये रिलेशन आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा। सेम चीज़ वही लिखी हुई है कि अल्फा किस किस के बराबर होता है, इसके, ठीक है। अभी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है, वो आपको बताना है। तो अपन को तो भाई जो पुराना रिलेशन है उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जमाते हैं। क्या है पुराना रिलेशन, देखिए अपन को एक ही चीज़ पता है कि बीटा 2 टाइम्स अल्फा होता है, गामा 3 टाइम्स अल्फा होता है, इतना अपन को याद है। तो वी नो डैट बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम अल्फा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर अपन निकालें तो क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू β/2, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, γ/3। क्लियर है। चलिए दोनों को इक्वेट कर दें, मतलब अल्फा अल्फा इक्वल है तो वैल्यू भी इक्वल होंगी। तो क्या मिल जाएगा, β/2 इज इक्वल टू γ/3, β/2 इज इक्वल टू γ/3। ने क्या पूछी, बीटा की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो क्या करें, 2 को वहाँ भेज दें, तो बीटा इज इक्वल टू 2 γ/3। ये बीटा की वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बीटा इज इक्वल टू 2 γ/3, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो जो कि बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं अगर आपको ये पुरानी वाली चीज याद है तो, ठीक है। रेशियो पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द रेशियो ऑफ अल्फा, तो पता होना चाहिए बीटा का रेशियो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 होता है और गामा का रेशियो 3 होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेशियो किसका होता है, गामा का होता है। क्लियर, गामा मतलब वॉल्यूम का होता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि रिलेशन कैसे बन रहा है इनके बीच, ठीक है। चलिए अब आता है कंडक्शन ऑफ हीट या फिर हीट ट्रांसफर। अब हीट तो है पर ये ट्रांसफर कैसे होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, अब उसको थोड़ा सा अपन को डिटेल में समझना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि हीट ट्रांसफर इज द मूवमेंट ऑफ अ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट और एरिया टू कूलर वन। देखो हीट हमेशा ट्रांसफर होती है गर्म चीज से ठंडी चीज में, मतलब हॉट चीज से कोल्ड चीज में क्या होती है, हीट हमेशा ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास चाय का कप है, तो चाय का कप आप एक रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, तो वो कहाँ होगी, चाय की कप में जो हीट है, मतलब हॉट कप हो गया, वहां से हीट निकल के कहाँ जाएगी, रूम में आएगी, ठीक है। तो हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट हमेशा हीट ट्रांसफर होती है, याद होना चाहिए। ऑकरिंग थ्रू 3 मेन मैकेनिज्म। अब हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्विक्शन और एक होता है रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कन्विक्शन फ्लूइड मूवमेंट, किसमें देखा जाता है, कन्वेक्स फ्लूइड मतलब लिक्विड में ज्यादातर ये देखने को मिलता है। देन रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलती हैं उसको बोलते हैं रेडिएशन, इसको भी डिटेल में भी जानने वाले हैं अपन। हैपनिंग अंटिल बोथ रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर जब तक बराबर न हो तब तक ऐसी होता रहेगा। मान लीजिए रूम टेम्परेचर आपका क्या है, 20 डिग्री का है, कॉफी का आपका जो अभी अभी गैस से निकाल के लाए वो 100 डिग्री पे आपने बॉयल की है, तो क्या हो, जब तक दोनों एक से टेम्परेचर पे ना आ जाए तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी, मतलब कप से हीट निकल के रूम में आती रहेगी, ठीक है। चलिए तीनों को थोड़ा सा अपन समझते हैं कि कंडक्शन, कन्विक्शन और रेडिएशन क्या होता है। देखो कंडक्शन, पहली चीज
हीट ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो हीट ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन, वेयर पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड पास एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं और अपने एडजेसेंट मतलब बाजू वाले पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एनर्जी दे देते हैं। कॉमन इन सॉलिड लाइक अ मेटल स्पून हीटिंग अप इन अ हॉट सूप। देखिए क्या हुआ, कोई सूप है आपका, एक कप है आपके पास, ठीक है, जिसमें सूप रखा हुआ है, आपने उसमें क्या की, एक चम्मच डिप कर दी, एक चम्मच डिप कर दी, तो क्या हुआ, वो चम्मच जो गर्म होती है, चम्मच जो गर्म होती है, तो किसके कारण, चम्मच तो आपने नॉर्मल डाली थी, पर क्या हुई, जो सूप की हीट थी या सूप में जो टेम्परेचर हाई था वो किसमें चला गया, चम्मच में, स्पून में चला गया, तो इस कारण वो क्या होगी, चम्मच गर्म हो गई। और एक और एग्जांपल देखिए, क्या होता है, जो रोटी सेकते हैं ना, वो चिमटा जो होता है, जो माता जी घर पे यूज करती हैं, तो क्या होता है, आगे से यूज करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि वो तो पीछे भी बहुत ज्यादा गर्म होता है, मतलब हीट ट्रांसफर हो गई, क्यों, क्योंकि आगे वाली पार्टिकल्स में हीट आई, हीट के कारण पार्टिकल्स क्या हुए, मूवमेंट किए, एनर्जी को से उन्होंने आगे वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर दी, तो उस कारण वो क्या हुआ, अपन को ऊपर तक वो चिमटा गर्म लगता है। ठीक है, तो ये कंडक्शन कहाँ पाया जाता है, मोस्टली सॉलिड पार्टिकल्स में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे चाय बनाते हैं आप लोग, तो चाय बनाने में देखा होगा कि मेटल में रखते हैं, पर जो उसका पकड़ने का जो होता है हैंडल होता है वो भी गर्म हो जाता है, तो उस पर क्या की जाती है, बैक लाइट की लेयर लगाई जाती है, मतलब रबड़ या प्लास्टिक लगाई जाती है कि आपको उतनी ज्यादा हीट महसूस ना होती है। क्या है, कंडक्शन ही है। ठीक है, कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए, सेकेंड चीज कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझाता हूं। हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेज बाय heat transfer in liquid and gases in circulating current, warmer less dense fluid rises and cooler dense fluid sinks like boiling water और warm air rising। अभी ना लिख दे, देखो ये क्या होती है कि ये बॉयल, जब आप एक इसका एग्जांपल मैं बताता हूं, देखिए ये क्या है, चाय बनाने का पतीला है। ठीक है, ये चाय बनाने का पतीला है, क्लियर है। क्या होता है कन्विक्शन, समझिए, आपने क्या किया, ये पानी भरा हुआ है इसमें, हाँ भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, आपने क्या किया, इसमें चाय पत्ती डाली, चाय पत्ती डाली, तो क्या होता है, ये मान लीजिए चाय पत्ती है, ये चाय पत्ती के दाने डले हूँ, तो आपने गैस ऑन किया, जैसे ही गैस ऑन किया तो ये क्या होता है कि नीचे का पानी जल्दी गर्म होता है, पानी गर्म होने के कारण मतलब डेंसिटी कम हो जाती है, पानी गर्म हुआ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना कम टेम्परेचर होगा, तो ये क्या करता है, चाय की जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर जाने लगती हैं, आपने देखा वो उबाल आने लगता है, ये ऊपर जाने लगती हैं, ये वाली पत्तियां ऊपर जाने लगती हैं, ये पत्तियां ऊपर जाने लगती हैं, ये पत्तियां ऊपर जाने लगती हैं, ये पत्तियां ऊपर जाने लगती हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें क्या हुआ, डेंसिटी कम हुई, और ऊपर क्या होता है, नॉर्मल मतलब नीचे से कम गर्म पानी होता है, पानी ऊपर कम गर्म होता है, तो क्या होता है, वो जाके फिर ऊपर हाई डेंस वाले इलाके में पहुंच जाती है, तो वो क्या होती हैं, फिर ये पट्टियां नीचे आने लगती हैं वापस, फिर नीचे आने लगती हैं, फिर नीचे आने लगती हैं, फिर नीचे आने लगती हैं, तो ये साइकिल चलती रहती है कि नीचे डेंसिटी कम होती है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऊपर डेंसिटी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो यही साइकिल रिपीट होती रहती है, यही साइकिल रिपीट होती रहती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, कन्विक्शन बोलते हैं, कि जब आप हीट देते हैं तो वहां पर डेंसिटी कम हो जाती है, इस कारण क्या होता है, पार्टिकल ऊपर जाता है, और ऊपर वाले आपने देखा जैसे चाय के एग्जाम्पल में, ऊपर का पानी ठंडा होता है तो वो पार्टिकल फिर नीचे जाने लगता है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी वहां पे हाई होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो इसी को बोलते हैं कन्विक्शन। ठीक है, और अभी कंडक्शन की भी बात बताइए आपको कि भाई आपने ये गर्म किया था, पर क्या हुआ, इस वाले मेटल में से क्या हुई, इस हैंडल में भी हीट ट्रांसफर हो गई, इसलिए इस पर बैकलाइट की लेयर लगाई जाती है कि आपको हीट महसूस ना हो। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं, रेडिएशन। हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायरिंग नो मीडियम सच एज फीलिंग द सन वार्मथ। देखो पहली चीज तो समझ लो कि रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम जरूरी नहीं है, कोई भी मीडियम जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो सन रेस आ रही हैं वो क्या है, रेडिएशन है, उनको मीडियम जरूरी नहीं है। इसी का एक एग्जांपल बताऊं कि ये क्या है, आपने जैसे ही गैस स्टोव ऑन किया तो क्या हुआ, यहां से रेडिएशन निकली, तो आप यहां करके अगर हाथ देखेंगे तो आपको हीट फील होगी, मतलब उसमें से रेडिएशन निकल रही है, तो ये क्या होता है, रेडिएशन होता है। रेडिएशन रिक्वायर्ड नो मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स की तरह ये ट्रांसफर होती हैं, रिक्वायरिंग नो मीडियम, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है, सच एज फीलिंग द सन्स वार्मथ और हीट फ्रॉम अ फायर। फायर जो भाई ठंड के टाइम पे हाथ सेकते हो, क्या करते हो, उसमें हाथ लगा नहीं रहते हो वरना जल भुन के राख हो जाएंगे, क्या होता है, उससे जो रेडिएशन निकल रही है आप उससे अपने हाथ गर्म करते हो। ठीक है, तो ये होता है रेडिएशन। तो अपन ने तीनों समझ लिए, कंडक्शन हो गया, ठीक है, कन्विक्शन हो गया, एंड देन रेडिएशन हो गया। ये तीन तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये उसकी चीजें समझ ली। ठीक है, ये जो रेडिएशन निकल रही है तो क्या हो रहा है, रेडिएशन ही तो निकल रही है। आप गैस स्टोव के बाजू में खड़े रहोगे, ज्यादा देर आप खड़े रहोगे तो आपको क्या होगी, हीट महसूस होने लगेगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो होगी अपनी
अपनी क्या हुई, ट्रांसफर ऑफ हीट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं एक दो, जरा उनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ होती है क्या, लेटेंट हीट, और दूसरी चीज़ अपन को पढ़नी है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो पहले लेटेंट हीट को समझते हैं, इसको डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है, कितने टाइप्स की लेटेंट हीट होती हैं, देन अपन स्पेसिफिक हीट पे चलते हैं। तो पहली चीज़ देखते हैं लेटेंट हीट। देखो, लेटेंट हीट इज द एनर्जी ऑब्जर्व और रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फेज चेंज। लेटेंट हीट क्या होता है कि कोई इतनी एनर्जी ऑब्जर्व की या कितनी एनर्जी रिलीज की, कब, फेस चेंज के कारण। अब ये बोल रहा फेस चेंज क्या है, फेस चेंज क्या है थोड़ा सा समझना। फेस मतलब क्या होता है, स्टेट में चेंज आना, मतलब स्टेट में चेंज आना। स्टेट चेंज मतलब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बन जाए या फिर लिक्विड से गैस बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो लेटेंट हीट इज द एनर्जी ऑब्जर्व और रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फेज चेंज, लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग और कंडेंसिंग। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। उसके टेम्परेचर में कोई चीज नहीं, चेंज नहीं होता। ये चीज याद रखने वाली है कि उसका फेस चेंज होता है अकेला, फेस चेंज होता है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, लेटेंट हीट क्या करती है, सिर्फ फेस, फेस मतलब स्टेट में चेंज लाती है। क्लियर है। एसेंशियली हिडन हीट यूज, इसको एक और बोला जाता है, हिडन हीट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हिडन हीट। मतलब टेम्परेचर में तो चेंज कर नहीं रहे, अकेला फेस बदल रही है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। ठीक है, इसलिए इसको हिडन हीट भी बोला जाता है। इट्स वाई आइस स्टे एट 0 डिग्री वाइल मेल्टिंग। जब आइस क्या होती है, 0 डिग्री पे होती है जब मेल्ट होना शुरू कहते हैं। और वाटर एट 100 डिग्री वाइल बॉइलिंग। और वाटर क्या होता है, बॉयल करते समय 100 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो स्टेट में चेंज हुआ। आइस क्या है, सॉलिड स्टेट में है, वाटर जो बॉयल कर रहा है वो वेपर स्टेट में फॉर्म हो रहा है। द एडेड एनर्जी गोज इनटू द चेंजिंग द स्टेट, नॉट राइजिंग द हीट। जो बाकी जितनी एनर्जी दे रहे हो, मान लीजिए आपने एक बर्फ का टुकड़ा लिया, किसमें था, सॉलिड में, आपने उसको गर्म किया गर्म किया गर्म किया, तो क्या हुआ, उसमें हीट नहीं जा रही, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वो वाटर बना, मतलब लिक्विड में आया। देन उसको और गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया, तो क्या हुआ, वो वेपर में बना। ठीक है, तो जो होती है वो क्या करती है, चेंजिंग द स्टेट, स्टेट चेंज करने में लेटेंट हीट काम आती है। ठीक है, तो लेटेंट हीट समझ में आई क्या होती है, बेसिकली इट वाज अ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस की या ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट यूज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ यूनिट मास। मतलब लेटेंट हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट लग रही है स्टेट चेंज करने में, किसके, यूनिट मास बॉडी में। मतलब 1 kg का यूनिट मास में चेंज करने में जितनी हीट लग रही है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। देखो, अब 2 टाइप की लेटेंट हीट होती हैं। 2 टाइप की कैसे समझाता हूँ। स्टेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब किसी सॉलिड पार्टिकल की स्टेट चेंज होकर लिक्विड में आ रही है, या सॉलिड ऑब्जेक्ट या सॉलिड सब्सटेंस किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है, ये याद रखना। अब एक और चीज होती है, स्टेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अगर कोई स्टेट कहां से कहां चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है, तो ये चीज याद रखने वाली है कि अगर स्टेट चेंज हो रही है कहां से, सॉलिड से लिक्विड में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर स्टेट चेंज हो रही है कहां से, लिक्विड से गैस में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, देखो लेटेंट हीट क्या होती है, हीट पर मास। ठीक है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, लेटेंट हीट, जो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है बोलते हैं हीट पर यूनिट मास। ठीक है, हीट पर यूनिट मास, इसको क्या उसका फॉर्मूला होता है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेटेंट हीट इज डोनेटेड बाय क्यू। ठीक है, जो लेटेंट हीट है उसको किससे डोनेट करते हैं, क्यू से। किससे डोनेट करते हैं, क्यू से। ठीक है, और सॉरी, लेटेंट हीट इज डोनेटेड बाय क्यू। ठीक है, और एक और चीज है, यूनिट होती है जूल पर केजी। क्या होती है, जूल पर केजी। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर केजी होती है। कैसे, देख लीजिए। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है, एनर्जी है, वी नो दैट। एनर्जी किस में होती है, जूल में होती है। क्लियर है। मास, मास किस में होता है, केजी में होता है। मास किस में होता है, किलोग्राम में होता है। चलो ऐसा लिख लो, किलोग्राम।
किलोग्राम में होता तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, जूल पर केजी। इसकी क्या होती है, क्योंकि यूनिट होती है, ठीक है, ये याद रखने वाली है, पूछ ली जाती है, यूनिट जूल पर केजी, ठीक है। लेटेंट हीट इज क्यू बाई एम। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू एम। क्लियर है ये चीज़। और कुछ है कि इस स्लाइड में, लेटेंट इज डोनेटेड बाई क्यू, ओके, लेटेंट हीट हो गया, देन क्यू बाई एम इज अ फॉर्मूला, ठीक है, क्यू बाई एम इज अ फॉर्मूला। चलो एक मिनट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट है, और जो ये हीट होती है, ठीक है, लेटेंट हीट, और इसको ही क्या बोल सकते हैं, क्यू बाई एम बोल सकते हैं। जो इसमें हीट होती है, लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्यू मतलब हीट, हीट क्या है, एनर्जी है, तो अपन ने जूल लिखा, मास क्या है, किलोग्राम होता है, तो ये लिखा, तो जूल पर केजी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, लेटेंट हीट क्या होती है, स्टेट चेंज करती है। चलो अब ये तो स्टेट चेंज कर रही है, अब इसमें दो टाइप भी अपन ने पढ़े, क्या, स्टेट कहाँ से कहाँ चेंज हो जाए, सॉलिड टू लिक्विड हो जाए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक और टाइप पढ़ा है क्या, कि लिक्विड टू गैस चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की जरूरत है। अब थोड़ा सा एक टर्म्स देखते हैं जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट। क्या नाम है, स्पेसिफिक हीट। अब देखो स्पेसिफिक हीट, तो पहले तो इसको देख लेते हैं, सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इससे, स्पेसिफिक हीट किससे डिनोट होती है, सी से होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ें इसके बारे में। स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखो स्पेसिफिक हीट को ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। इज द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास और अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और सेल्सियस। मतलब स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देना, कितने से, नीड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास, मतलब किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देना, मास, और अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक यूनिट मास का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा देना, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ये तो पहली चीज़ समझ आई। अब देखो, इट्स मेजर हाउ मच हीट अ मटेरियल कैन स्टोर। ये क्या बताता है कि कितनी हीट मटेरियल अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। विथ हाई स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस लाइक वाटर रिक्वायरिंग मोर एनर्जी टू हीट अप। देखो वाटर को क्या चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए गर्म होने के लिए, ठीक है। देन लो स्पेसिफिक हीट लाइक सब्सटेंस लाइक मेटल, ठीक है। एक चीज बताना, देखो मेटल है, मेटल को आप हीट करेंगे वो जल्दी हीट होगा, कि वाटर को अगर हीट करेंगे तो वो जल्दी हीट होगा। थोड़ा सा सोचिए कि कोई मेटल है, मान लीजिए एक खाली पैन है, ठीक है, आप इसको हीट कर रहे हैं तो ये जल्दी हीट होगा क्या, उस पैन में भरा हुआ एक वाटर भी रखा हुआ कि वो जल्दी हीट होगा। थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। तो जो खाली पैन है या कोई मेटल है, ठीक है, वो जल्दी से हीट अप होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटल। तो मेटल अगर खाली एम्प्टी पैन है, ये मेटल से बना हुआ है, तो ये जल्दी हीट अप होगा एज कम्पेयर टू पैन फिल्ड विथ वाटर। अगर कोई पैन भरा हुआ है पानी के साथ, वो क्या होगा, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी। क्लियर है, चलिए देखते हैं आगे कुछ है क्या। तो एक फॉर्मूला भी समझ लेते हैं स्पेसिफिक हीट का, क्या होता है, सी पता है, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा इसके देखना, मास, ठीक है, मास हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 1 यूनिट मास टू, ठीक है। मतलब देखिए फिर से बताता हूं, इज द एनर्जी रेज टू टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। मतलब इतनी हीट लगे कि उसका टेम्परेचर 1 यूनिट ऑफ मास 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर से बढ़ जाए, उसको ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। वेयर सी इज अ स्पेसिफिक हीट, इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। क्यू इज द हीट एनर्जी, एम इज द मास एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। चलिए इसके भी यूनिट निकाल लेते हैं जरा। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल टी। चलिए यूनिट निकालें, ठीक है। सी क्यू, क्यू क्या है, एनर्जी है, एनर्जी मतलब जूल है, ये याद होना चाहिए, जूल है। चलो मास, एम मास, मास मास क्या, किलोग्राम, ठीक है। देन टेम्परेचर किस में होता है, केल्विन में होता है। केल्विन में होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल
पर केजी पर केल्विन, KELVIN केल्विन, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर केजी पर केल्विन। ये याद होनी चाहिए, किसकी है, स्पेसिफिक हीट की है। स्पेसिफिक हीट क्या करती है, चेंज इन टेम्परेचर करती है, और लेटेंट हीट क्या करती है, चेंज इन स्टेट करती है। तो याद रख लेना, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर में चेंज करती है। क्लियर है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, यही इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। इसको शॉर्ट में लिखना हो तो ये भी लिख लो, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। ये आपको ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हीट याद होनी चाहिए, मतलब यूनिट याद होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट की। क्लियर है, स्पेसिफिक हीट क्या करती है, टेम्परेचर में चेंज लाती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। और लेटेंट हीट स्टेट में चेंज लाती है। ओके, नेक्स्ट देखें कुछ। देखो, एक अपन ने टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपने पास बहुत सारे स्केल होते हैं। पहला जो अपन को पता है, डिग्री सेल्सियस में अपन मेजर करते हैं कि तापमान 30 डिग्री पार पहुंच गया, 40 डिग्री पार पहुंच गया, तो वो कौन सा होता है, सेल्सियस स्केल होता है। ठीक है, देखिए एक अपने पास होता है सेल्सियस स्केल। ठीक है, पहला जो स्केल होता है, सेकंड वन, ये तो हो गया सेल्सियस स्केल। ठीक है, एक अपने पास होता है फ़ारेनहाइट स्केल। कौन सा होता है, फ़ारेनहाइट स्केल। एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, थर्ड वन, एक होता है अपने पास जो तीसरे टाइप का स्केल होता है, उसका बोलते हैं केल्विन स्केल। कौन सा स्केल बोलते हैं, केल्विन स्केल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल बोलते हैं। क्लियर है, तो तीन टाइप के अपने पास स्केल, एक र्यूमर स्केल भी होता है, ऑल्दो वो इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, रिलेशन हमेशा इन तीन के बीच में ही बनता है। तो देखो, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन। केल्विन आपने हमेशा वर्ड सुना होगा, जब भी आप अगर देख रहे हैं किसी चीज़ का टेम्परेचर बुक में दिया है तो वो किस में दिया होता है, केल्विन में ही दिया होता है। किस में दिया होता है, केल्विन में हमेशा टेम्परेचर आपको गिवन होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझें। देखो, तीन स्केल अपन ने पढ़ लिए, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और केल्विन स्केल हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या, सेल्सियस स्केल की जो रेंज होती है, रेंज मतलब मेजर करने की क्षमता, वो कहाँ से होती है, 0 डिग्री से कहाँ तक होती है, 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। क्लियर है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये आपको रेंज पता होनी चाहिए। फिर सेकंड चीज़ है, जो फ़ारेनहाइट होता है, जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू कहाँ तक होती है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। इसकी रेंज है, रेंज याद कर लेना, मतलब 200 यहाँ से शुरू होती है, यहाँ मतलब जो आपका 0 डिग्री है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। आपका जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री सेल्सियस है, वो कितना हो जाता है, इस पर 33 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो आपका 5 डिग्री सेल्सियस है वो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी इसकी रेंज होती है। थर्ड वन, केल्विन स्केल। जो केल्विन स्केल की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 273 डिग्री केल्विन टू 373 डिग्री केल्विन तक होती है। तो ये पहली चीज़, तो आपको तीनों स्केल के नाम पता होने चाहिए। देन सेकंड वन है उसकी रेंज याद होनी चाहिए, सेकंड वन उसकी रेंज याद होनी। अब देखो, रिलेशन बनाते हैं तो एक एक करके बनाते हैं। पहले सेल्सियस स्केल की थोड़ी सी देखो, जो सेल्सियस स्केल का रिलेशन बनता है वो कैसे बनता है। तो सेल्सियस स्केल बोलता है कि पहले उसको डोनेट कर दो, तो सेल्सियस किससे डोनेट होता है, सी से होता है, लिख दिया। फिर वो बोलता है क्या, कि उसकी लोअर रेंज लिख दो, सी माइनस लोअर रेंज, या फिर हम डायरेक्टली चलो अपॉन में क्या करो, सी माइनस लोअर रेंज अपॉन में क्या करो, अपर रेंज, अपर माइनस लोअर रेंज कर दो। क्लियर, ये क्या बोलता है, सेल्सियस स्केल बोलता है। यही सेम चीज़ तीनों स्केल बोलते हैं। जैसे फिर क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट लिखते हैं। फ़ारेनहाइट क्या बोलता है, फ़ारेनहाइट बोलता है कि मुझे पहले लिख दो, देन मेरे अंदर से मेरी लोअर रेंज माइनस कर दो,
और मेरे डिनोमिनेटर में क्या करो, मेरी अपर रेंज और लोअर रेंज को माइनस कर दो, अपर रेंज माइनस लोअर रेंज कर दो, ये भी यही बोलता है, ठीक है। देन थर्ड वन स्केल जो होता है केल्विन स्केल, वो बोलता है पहले मुझे लिख दो, मेरे अंदर से क्या करो, मेरी लोअर रेंज माइनस कर दो, देन डिनोमिनेटर में मेरा क्या करो, डिफरेंस कैलकुलेट कर दो अपर रेंज और लोअर रेंज का, अपर रेंज और लोअर रेंज का। क्लियर है, ये तीनों स्केल बोलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको फॉर्मुलाइज करें। नेक्स्ट चलो इधर पे ही कर देते हैं। सी लिखा, माइनस साइन लिखा, लोअर रेंज कितनी होती है सी की, 0 डिग्री, कितनी होती है 0 डिग्री लिख दिया, अपॉन ये क्या बोल रहा है कि मेरी जो अपर रेंज है उसमें से लोअर रेंज माइनस कर दो, मतलब 100 माइनस 0 कर दो, कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर फ़ारेनहाइट भी यही बोलता है कि मेरी लोअर रेंज लिख दो 32 होती है, और मेरे अंदर से नीचे क्या करो, अपर रेंज और लोअर रेंज का डिफरेंस लिख दो, कितना है 32। क्लियर, यही सेम चीज़ केल्विन स्केल बोलती है कि पहले मेरी लोअर रेंज लिख दो और अपर रेंज और लोअर रेंज का क्या करो, डिफरेंस कैलकुलेट कर दो, 73, ठीक है, लिख दिया। क्लियर है, चलो थोड़ा सा इसको और समराइज करें। देखो c माइनस 0 क्या होगा, अरे c किसी चीज़ में से 0 घटा रहा है वही सेम चीज़ रहेगी, तो क्या हो जाएगा c अपॉन 100 माइनस 0 100 ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू f माइनस 32, f माइनस 32, तो भाई ये तो सेम लिखना पड़ेगा कि हाँ f में से 32 घटा रहे हो, लिख दो। अब 212 माइनस 32 कितना होगा 180, लिख दिया। क्लियर है, चलिए देन k माइनस 273, मतलब k तो है कुछ अपने पास, k माइनस 273 अपॉन क्या होगा 100, तो ये रिलेशन फॉर्म होता है, इसमें ये रिलेशन फॉर्म होता है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, इस पर भी इस न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ याद है कि c अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 100, ये सारी चीज़ इक्वल होती हैं, देन आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब भी आएंगे, अपन इसको और डिटेल में समझे, तो आपको ये क्या करना है, याद रखने की ज़रूरत है कि ये एक रिलेशन बनता है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ क्लियर है, आगे चलें अपन देखें। रिलेशन बिटवीन, ये तो हो गया, ठीक है, कहाँ पे स्लाइड ऐड कर दी मैंने, चलो ठीक। हाँ, तो रिलेशन अपन ने देख लिया कि क्या होता है रिलेशन, एक और बार लिख दें, सी फाइनली लिख देता हूँ, c अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन 100। ये क्या है, रिलेशन है, ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत होती है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चंस आ गए हैं, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देन समझते हैं कि अपन को ये चैप्टर या इसके जो कॉन्सेप्ट है वो कितने अच्छे से समझ में आए। चलिए क्वेश्चन 1 है, द गैप बिटवीन द रेल लेंथ ऑन रेलवे ट्रैक इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ। देखो पहली स्लाइड में देखा था कि जो दो पटरियों के बीच गैप दिया जाता था, क्यों दिया जाता था, पहले तो कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि गर्मी के कारण क्या होता है, जो लोहा होता है वो फैलता है, फैलता है मतलब अगर गर्मी के कारण ये फैल गया तो ऐसे ये बन जाएगी, मतलब यहाँ का जो गैप है वो क्या होगा, एक्सपेंशन के कारण फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेंशन हुआ, हीट के कारण, हीट के कारण मतलब थर्मल एक्सपेंशन हुआ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सेस्मिक वेव नहीं, शिफ्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट कोई लेना देना नहीं है, मोर देन 1, तो क्या आएगा थर्मल एक्सपेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इनफिनाइट। देखो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, C इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन M इंटू डेल टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इनफिनाइट, इट मीन्स दैट heat is given out, no change in temperature whether heat is taken or given out, heat is taken in all of this। चलो इसको समझते, देखो इनने क्या बोला, जो हीट कैपेसिटी है C है वो क्या हो गई, इन्फिनाइट हो गई, मतलब इन्फिनाइट इज इक्वल टू Q अपॉन डेल टी। अब देखो यहाँ पे इन्फिनाइट है तो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए, तो क्या करोगे, Q अपॉन M इंटू 0, मतलब टेम्परेचर 0 रख लिया, तो इन्फिनाइट इज इक्वल टू Q अपॉन 0, तो यही तो होगा।
क्या होगा, तो भाई टेम्परेचर पे कोई चेंज पड़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर क्या है, जीरो ही पड़ा हुआ है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, चाहे तुम कितनी ही हीट दे दो, कितनी ही हीट दे दो, चाहे हीट बढ़ा के दे दो चाहे हीट घटा के दे दो, कोई चेंज टेम्परेचर पे नहीं पड़ रहा है, चाहे हीट दो चाहे उसके अंदर से हीट निकाल लो, वो क्या है, जीरो पर ही पड़ा हुआ है। तो क्या है कि हीट इज टेकन आउट, नहीं हीट इज गिवन आउट, नहीं ये भी नहीं होगा, क्या होगा, नो चेंज इन अ टेम्परेचर वेदर हीट इज टेकन इन और गिवन आउट, कितनी ही हीट उसके अंदर तुम डाल दो किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी ने भी हीट उसके अंदर से निकाल लो, टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है क्या, कि जो हीट कैपेसिटी वो इन्फिनाइट है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन इज बी। आयरन वॉल इज हीटेड, परसेंटेज इंक्रीज विल बी इन लार्जर। ठीक है, एक आयरन की वॉल है, उसको क्या किया, हीट किया, तो परसेंट इंक्रीज कहाँ पे होगा, डायमीटर पे। डायमीटर क्या बताता है, एरिया बताता है कि भाई ये जो लेंथ में चेंज हुआ। ठीक है, सरफेस एरिया पे, क्या सरफेस एरिया पे होगा, ये पूछा गया है। और वॉल्यूम पे होगा, ये पूछा गया कि मोर देन 1 ऑफ द। देखो एक अपन को पता था रेशियो क्या पता था कि बीटा जो होता है, वो क्या होता है, सॉरी, जो अल्फा का रेशियो होता है वो 1 होता है, बीटा का रेशियो 2 होता है, और जो गामा का रेशियो है वो 3 होता है। ये किसका था, लीनियर का था, ये किसका था, एरियल का था, और ये किसका था, वॉल्यूम का था। देखो अपन को एक चीज़ पता है कि रेशियो किसका है, 3 ज़्यादा है, वॉल्यूम का रेशियो ज़्यादा है, मतलब एक्सपांसन भी कहाँ, परसेंटेज इंक्रीज भी कहाँ देखने को मिलेगा, वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। तो आयरन वॉल इज हीटेड, परसेंटेज इंक्रीज विल बी लार्जर इन वॉल्यूम, कितने परसेंट से लार्जर होगा वो वॉल्यूम में देखने को मिलेगा। अरे ये सिंपल सी बात है, अगर परसेंटेज लेना चाहो तो अल्फा का परसेंटेज कितना आ जाएगा, अल्फा का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू 100, ये अल्फा का परसेंटेज आएगा, 1/6 इंटू 100, ये किसका आएगा, अल्फा का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आ जाएगा 17 के आसपास। ठीक है, देन बीटा का लोगे तो क्या आ जाएगा, 2/6 इंटू 100, निकाल लो भाई, ये कितना आ जाएगा, कैंसिल कर दो 3, ये आ जाएगा 33%, कुछ 33% के आसपास आ जाएगा। देन गामा का परसेंट निकाल लो, सॉरी गामा का परसेंट यहाँ निकाल देता हूँ, गामा का परसेंट निकाल लो, क्या आ जाएगा, 3/6 इंटू 100, परसेंट ऐसे ही निकलता है, कैंसिल कर लो 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 50%, मतलब गामा का सबसे ज़्यादा परसेंट, मतलब वॉल्यूम का सबसे ज़्यादा परसेंट इंक्रीज होगा। तो ठीक है, तो वॉल्यूम इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ कि परसेंट इंक्रीज सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वॉल्यूम पे इंक्रीज होगा। द हीट गिवन टू अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द फेस चेंज इज कॉल्ड। देखो एक चीज़ आपको पकड़नी है, क्या, फेस चेंज, फेस चेंज मतलब स्टेट में चेंज मतलब लेटेंट हीट है, क्या कहीं लेटेंट हीट, ये लो। ठीक है, फेस में चेंज हो रही है, फेस दो टाइप के थे ना, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, सॉलिड टू लिक्विड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड टू वेपर या फिर गैस, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो फेस चेंज से अपन को याद रखना, यहीं पे आ जाता टेम्परेचर चेंज होता तो क्या आता, फिर स्पेसिफिक हीट आता। क्लियर, What kind of transfer of heat involved when you will boil water in the pot? देखो सेम चीज है वो चाय पत्ती वाला, कि आप एक पॉट में क्या कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा, नीचे के पार्टिकल ऊपर आएंगे, देन ठंडे होके फिर नीचे जाएंगे, नीचे के पार्टिकल ऊपर आएंगे, देन ठंडे होके ऊपर आएंगे, ऊपर से फिर नीचे चले जाएंगे, देन ये ऊपर आएगा, देन ये नीचे चला जाएगा, ऊपर आएगा, देन ये नीचे चला जाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी। ये साइकिल कहाँ देखी थी, कंडक्शन में नहीं, रेडिएशन में नहीं, कहाँ पे, कन्विक्शन में देखी थी। तो वेयर इज कन्विक्शन, क्लियर है, तो कन्विक्शन में ये साइकिल कंटिन्यूस काम करती रहेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट विल बी द रिडक्शन एट सेल्सियस स्केल। देखो ये क्वेश्चन आएगा जो पिछले अपन ने रिलेशन पढ़ा था ना, उसी पे भी, क्या, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना दे दिया है, देखो फ़ारेनहाइट में दिया है, फ़ारेनहाइट दे दिया है 95, किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट से कहाँ जाना है, सेल्सियस में पूछ लिया है। अब कैसे जाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, रिलेशन पढ़ा था ना, रिलेशन से ही जाएंगे। कैसे, आइए पीछे आपको दिखाता हूँ। यही रिलेशन पढ़ा था ना,
C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। देखो कहाँ से कहाँ जाना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अपन को क्या करना है, चेंज करना है टेम्परेचर को। तो चलो लिखते हैं, इसलिए बोला था कि ये जो रिलेशन है याद होना जरूरी है, ठीक है। चलिए कहाँ से जाना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो पहले फ़ारेनहाइट वाली चीज़ें लिखेंगे। फ़ारेनहाइट क्या होता है, फ़ारेनहाइट बोलता है पहले मुझे लिख दो, मेरे अंदर से 32 माइनस कर दो और मेरे अपॉन में 180 लिख दो। ये फ़ारेनहाइट बोलता है, ठीक है। सेल्सियस क्या बोलता है, मुझे लिख दो और मेरे अपॉन में 100 लिख दो, लिख दिया। अब कहाँ जाना है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाना है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जाना है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू अपन को पता है, तो क्या करें, रख दें 95 माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू CY100। यही है, क्लियर है। चलिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, देखो C अपॉन 10 इज इक्वल टू 5 3 63 अपॉन 80, क्लियर है। 63 अपॉन 80, क्या करें 10 को वहाँ भेज दें, तो C इज इक्वल टू 63 अपॉन 18 इंटू 10। क्या होगा, कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, किससे, क्या आ जाएगा 7 अपॉन 2, क्लियर। 2 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 7 5 ज़ा 35। सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 35 मिल गई। अब देखो एक यहाँ से कंक्लूजन आपको बताना है कि अगर आपसे बोला गया कि 95 फ़ारेनहाइट कितना होता है सेल्सियस में, वो 35 के बराबर होता है, 35 के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। तो 35 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। तो 35 डिग्री सेल्सियस की ये बराबर होता है। तो भाई ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इतने सिर्फ कैलकुलेशन ही है, ठीक है। अगर आपको ये क्या है कॉन्सेप्ट याद है कि अगर अपन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस जा रहे हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेल्सियस टू केल्विन जा रहे हैं, केल्विन टू फ़ारेनहाइट आ रहे हैं, तो ये अगर आपको टर्म से आ रहे हैं तो आप इजीली इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और पता चली क्या, कि जो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो किसके बराबर होता है, 35 डिग्री सेल्सियस के, क्लियर है। 95 किसके बराबर होता है, 35 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। चलिए ओके, एक और क्वेश्चन है क्या, व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल टू। देखो इन्होंने एक चीज़ पूछी है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है कि वो ही इक्वल हो फ़ारेनहाइट पे और वो ही इक्वल हो सेल्सियस पे। अब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा कौन सा टेम्परेचर बताओ कि जिसकी फ़ारेनहाइट में भी रेंज, सपोज फ़ारेनहाइट में रेंज 10 डिग्री है तो वो सेल्सियस में भी 10 डिग्री हो। इन्होंने ऐसा टेम्परेचर पूछ रखा है, तो इसको थोड़ा सा अपन कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं। क्या होगा, सपोज मान लेते हैं, सपोज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज x, ठीक है। फ़ारेनहाइट में भी क्या है, x है, और सेल्सियस में भी क्या है, x है। इसका मतलब क्या है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इज इक्वल टू x, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। क्यों, क्योंकि अपन को क्या करना है, निकालना है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जो क्या होगा, दोनों में बराबर होगा। तो चलो कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब देखो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो चीज़ों की बात चल रही है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो चीज़ों की बात चल रही है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या कि C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन कितना 180। देखो क्लियर, कैंसिल कर दें कुछ चीज़ें पहले, ये 10 से 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, C/10 इज इक्वल टू F माइनस 32, क्लियर। F माइनस 32 ये क्या आ जाएगा, अपॉन 18 आ जाएगा। चलो अब देखो C और F क्या है, x के बराबर है, C और F क्या है, x के बराबर, रख दें x अपॉन 10 इज इक्वल टू F कितना है, F भी x है, ठीक है, माइनस 32 अपॉन 80, क्लियर। x भी कितना है, यही है। अब क्या किया जाए इसमें, देखो कैंसिल आउट कर दें, क्या आ जाएगा, x अपॉन 5 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन कितना आ जाएगा 9, x माइनस 32 अपॉन 9, क्लियर है। ये चीज़ समझ आई। एक चीज़ आपको पहले फॉर्मूला में एक बार और बता दूं, देखो क्या था, हाँ
ये अपन को फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला याद है ना। ये फॉर्मूला था अपना। चलिए क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। कहाँ गया? देखिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो जाएगा 9x और ये यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5x माइनस 160। क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर है। चलो ट्रांसपोज कर लो थोड़ा सा। 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस का 160, ये वाला माइनस है, ठीक है। 4x इज इक्वल टू माइनस 160। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 160 अपॉन 4। x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 40 है क्या कहीं 40 माइनस का? ये देखो यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, जो माइनस 40 डिग्री होगा किसमें, फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में, तब ये जाके दोनों बराबर होंगे। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कब बराबर होंगे, इस टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे, माइनस 40 डिग्री के टेम्परेचर पे ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये चीज़ समझने वाली थी। तो इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस क्या है कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन भी आपको ईजिली बन जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ क्लियर हुई। अपना एक आध क्वेश्चन रह गया, क्या देख लें अपन एक बार। ओके ये भी डन है। टॉपिक कुछ छूटा क्या, आज पढ़ा दिया। लेटेंट हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, हीट। ओके ये हाँ, ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा एक बार फिर से रिवाइज करना, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे उतने अच्छे से याद होगा। इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और ये एक्सपेंशन वगैरह यूनिट्स तो ये खैर इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछ भी ली जाती हैं। एक सेकेंड, ये क्या हुआ। चलिए तो इसी के साथ अपन ने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटा है पिछली स्लाइड में, सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। हाँ चले, तो आज अपन ने क्या देखा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या फिर मैटर देखी। मैटर में भी किसमें, सॉलिड में, कि उसमें किस तरीके के एक्सपांसन होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के एक्सपांसन पढ़ लिए, ठीक है। लीनियर, एरियल और वॉल्यूम एक्सपांसन, अल्फा बीटा गामा तीनों से डिनोट करते हैं। रिलेशन पढ़ लिया, हीट ट्रांसफर पढ़ ली कि भाई कहाँ से कहाँ हीट जाती है, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट में जाती है, ठीक है। 3 तरीकों से जाती है, कंडक्शन, कन्विक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू, ये पढ़ा। देन लेटेंट हीट पढ़ा। लेटेंट हीट किस लिए यूज होती है, फेस चेंज, मतलब स्टेट में चेंज लाने के लिए यूज होती है। अगर सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, देन कौन सा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। देन लिक्विड टू गैसियस हो रहा है, देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। देन अपन ने स्पेसिफिक हीट पढ़ा या हीट कैपेसिटी पढ़ा, ये क्या होती है, टेम्परेचर चेंज करने में यूज होती है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा, यूनिट्स देखी इसकी। देन अपन ने फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस स्केल में रिलेशन देखा। देन बहुत सारे PYQs किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप साइनिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद।